2-3 दिन से पाकिस्तान में बड़ा पैनिक फैला हुआ है कि ये बड़ा खौफनाक ज़लज़ला आने वाला है, जिसकी प्रिडिक्शन एक डच साइंटिस्ट फ्रैंक हुगरबीट्स ने की है। तो मैं गुजारिश करूँ कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेरा मजमून है और मैं इसका एक कंसल्टेंट हूँ और एक बैनुल अक़वामी इदारे के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने 2 किताबें भी लिखी हुई हैं, बिगर पर्सपेक्टिव और टेमिंग डिज़ास्टर्स, ये 2 मेरी किताबें। मैं गुजारिश करूँ आपको, कोई दुनिया में इस वक्त ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो ये प्रिडिक्ट कर सके कि अर्थक्वेक जो किस वक्त आने वाला है। और ये बात मैं पूरे वसूख से आपको कह रहा हूँ क्योंकि मेरा तो प्रोफेशन ही यही है। इसीलिए जो अर्थक्वेक होता है ये खतरनाक तरीन डिजास्टर्स के अंदर शुमार किया जाता है कि भाई इसकी तो कोई अर्ली वार्निंग ही नहीं है। अब जहां तक ये बात है कि जी उसने कहा कि ये सर्टेनली मैं नहीं कह रहा लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकता है, तो भाई इसमें कौन सी ऐसी बात है? वो तो मैं भी आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान जो है इसके अंदर अर्थक्वेक आ सकता है। आ इसलिए सकता है कि पूरा पाकिस्तान फॉल्ट लाइंस के ऊपर है। और अगर आप जो है वो देखेंगे हमारा एक जो है बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान, उसकी साइज्मिक प्रोविजंस अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये डॉक्यूमेंट जो है 2005 का जो हमारे यहाँ क़यामत खेज़ ज़लज़ला आया था उसके बाद बनाया गया था। तो ये इससे आपको पता चलेगा कि पूरा पाकिस्तान मास वाइड बिल्कुल 2-4 इलाकों के पूरा पाकिस्तान फॉल्ट लाइंस के ऊपर है और 5 सेismic जोन्स हैं जिनके अंदर पाकिस्तान लोकेटेड है, जिसमें से ये हमारी आपकी जो है वो टॉप जो 2 मोस्ट डेंजरस जोन्स हैं, तो उनमें से जो है उन्हीं जोन्स में से एक के अंदर जोन 3 जो है उसके अंदर हमारा ये पिंडी इस्लामाबाद भी है। लेकिन असल बात ये नहीं है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर ज़लज़ला आए तो आपको करना क्या चाहिए, क्या ये भी आपको पता है? 2005 का ज़लज़ला आया तो उससे हमने सीखा क्या? अच्छा, पहले तो ये कि हमने उस वक्त ये कहना शुरू कर दिया कि जी ज़लज़ले जो है वो जो गुनाह करते हैं उनके अजाब के तौर पर आते हैं। अच्छा, तो फिर मैंने अपने कॉलम में लिखा कि भाई अगर गुनाहों की वजह से ज़लज़ले आते हैं, वो गुनाह कौन से होते हैं? तो पता चल जी हम नमाज नहीं पढ़ते, हम रोज़ा नहीं रखते, हम जिक्र नहीं करते, तस्बीह नहीं करते, हम तबलीग के लिए नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अगर इस वजह से जो है वो ज़लज़ले जो है वो आते हों तो फिर आप मुझे ये फरमाइए कि ज़लज़ले, हमें ये तो पता है कि ज़लज़ले फॉल्ट लाइन के ऊपर आते हैं, कहीं और तो आ नहीं सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉल्ट लाइन से कहीं दूर रह रहे हो तो बेशक गुनाह करते रहें, लेकिन अगर फॉल्ट लाइन के करीब रह रहे हो तो उस वक्त आप गुनाह ना करें। भाई ये क्या बात हुई? अच्छा, फिर ये ज़लज़ले तो जो है वो चांद के ऊपर भी आते हैं, तो भाई चांद पे कौन गुनाह करता है? अगर हम ये समझे कि जो हम गुनाह यहाँ करते हैं ज़मीन के ऊपर, तो इनके ऊपर कहीं किसी को सजा मिल रही है, तो वो कौन है जिसे वहां पे सजा मिल रही है? तो ये सब जो है वो बुनियादी तौर पर टेक्नोलॉजी से हमारी दूरी है। तो ये एक तरफ तो आप मुझे ये गुजारिश करें कि जब आपको अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अंदर जो चीज़ आपको पता चलती है ना, पता चलती है इसी तरह से, तो इसी तरह से जब हमें कोई बीमारी बनती है तो एकदम तो नहीं बनती, बीमारी जो है वो बेसिकली डेवलप हो रही होती है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा होता कि हमारे जिसमें डेवलप हो रही है। इसी तरह से जो अर्थक्वेक्स होते हैं, ये हमारी जियोलॉजी ये बताती है कि अर्थक्वेक्स जो हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से जो है अर्थक्वेक्स बनते हैं। इसकी साइंटिफिक रीजनिंग होती है, इसका गुनाहों के साथ ताल्लुक ये है। हाँ, अगर गुनाह बिल्कुल, अगर आप ये समझते हैं कि अपने क्लाइमेट को जो है वो डिस्ट्रॉय करना और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये क्रिएट करना, जिसके असरात अब नजर आ रहे हैं, अगर आप ये समझते हैं कि ये गुनाह है तो फिर यकीनन ज़लज़ले गुनाहों की पादाश में ही आते हैं। अक्सर आपने अस्पतालों के बाहर आयत लगी हुई देखी होगी कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया तो यूं समझे उसने तमाम नौ इंसानी को कत्ल किया, जिसने एक इंसान को बचाया तो ये समझे उसने तमाम नौ इंसानी की जान बचाई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक तो ये है कि भाई किसी इंसान की जान लेना इतनी बड़ी बात है। तो आप सोचिए कि ये कुर्रा अर्ज जमीन जिसने 7.5 अरब लोगों को प्रोटेक्शन दी हुई है और उनकी जिंदगी जो है इस जमीन के ऊपर गुजर रही है, उस जमीन को ही तबाह कर देना, तो ये फिर कितना बड़ा गुनाह होगा। एक तो ये बात हुई, और दूसरी बात ये कि भाई ये जो हम इसके अंदर डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे हैं तो इससे हम बचने की जरूरत है। अच्छा, आप ये देखिए कि ये अगर कोई ऐसा तरीका होता जिसके जरिए अर्थक्वेक जो उन्हें डिटेक्ट किया जा सकता तो फिर जापान में क्यों उनसे नहीं डिटेक्ट हो रहा? डिजास्टर मैनेजमेंट में तो जापान सबसे आगे है दुनिया के अंदर। ठीक, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम, जैसे मैं आपको गुजारिश की कि इस तरह की चीजों के अंदर हम तो इनके पीछे तो बहुत भागते हैं, लेकिन हमने जो करना होता है उसके ऊपर हम फिर गौर नहीं करते। भाई 2005 का ज़लज़ला आया, आपने उससे क्या सीखा? 18,000 बच्चे हमारे स्कूलों के अंदर फौत हो गए, 18,000, और 2,000 उनको पढ़ाने वाले असातिज़ा। अच्छा, असल मेरा भांजा और भांजी,
तो अब उनका ये था कि वो ज़लज़ले से बच गए, यानी उनकी डेथ ज़लज़ले की वजह से नहीं हुई। लेकिन जहाँ पर वो मौजूद थे तो ज़ाहिर है कि वो गिर गई, एक साइड से गिर गई बिल्डिंग। जब वो गिर गई तो अंदर गर्द जो है वो हर तरफ फैल गई। अच्छा, उन्होंने घबरा के मदद के लिए पुकारना, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो वो सारी जो गर्द थी उनके नाक और मुंह के अंदर चली गई एंड दे सफोकेटेड टू डेथ, यानी दम घुटने से वो फोत हुए। अब अगर उन्हें सिर्फ ये पता होता कि अगर आप ऐसी सूरत हाल में फंस जाएं तो आपने चीखना चिल्लाना नहीं होता, बल्कि फौरन कोई अगर आपके पास कपड़ा हो या अगर कोई कपड़ा नहीं है तो अपनी कमीज फाड़ के यूं नाक और मुंह के गिर्द लपेट लेते हैं। ठीक, तो अगर उन्हें यह भी पता होता तो वो आज बच जाते। ठीक है, और फिर जल्जला जो होता है उसमें मदद के लिए अगर आप कहीं फंस जाएं तो आपको चीखो पुकार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो आपको रेस्क्यू करने के लिए लोग आते हैं वो कान लगा लगा के दीवारों से ये ढूंढते हैं, और भी उनके पास बहुत चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर उनके पास हार्ट बीट डिटेक्टर्स होते हैं, अगर आप नहीं भी बोल रहे तो वो हार्ट बीट डिटेक्टर से पता कर लेंगे कि अंदर कोई दिल धड़क रहे हैं या नहीं। और 2005 के ज़लज़ले के बाद जो हमारे बाहर से मुल्कों से सर्च एंड रेस्क्यू के लोग आए थे उन्होंने ऐसा ही किया। इसी तरह से फिर उसके बाद जब आप अगर कहीं फंसे हुए हों तो एक पत्थर उठा के तो जो आपके पास दीवार है उस पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो टक 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 ऐसे करें, तो वो आवाज़ जो है वो, क्योंकि वो मीडियम होता है आपका, मसलन दीवार है वो अगर 100 फुट लंबी दीवार भी है तो वो 100 फुट दूर भी कोई उस दीवार के साथ कान लगाएगा तो उसको वो आवाज़ जो वो सुनाई दे देगी आपकी टक टक करने की। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको अगले किसी व्लॉग में बताऊंगा कि ये व्लॉग जो अब थोड़ा लंबा हो गया है। हमें वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। वो क्या है कि हमने ज़लज़ले से पहले क्या करना है अगर हम फॉल्ट लाइन के आसपास रहते हैं, ज़लज़ले के दौरान हमने क्या करना है, और ज़लज़ले के बाद क्या करना है, व्हाट टू डू बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अर्थक्वेक। तो अगर यही चीज़ जो हम इसकी मनसूबाबंदी करते हैं तो इसी को डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट प्लान कहते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनता है। इसके ऊपर भी मैं आपके साथ फिर बात करूंगा, लेकिन फिल वक्त यह है कि मैं आपको कुरान करीम की एक आयत सुनाऊं कि तुम पर जो मुसीबतें आती हैं, तुम पर जो आफतें आती हैं, तुम पर जो डिजास्टर्स आते हैं वो तुम्हारे अपने ही हाथों की लाई हुई होती हैं। यानी अगर हम पर ये अजाब कोई आता है तो इसकी वजह हम खुद हैं, वो गलतियां जो हम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो हम क्लाइमेट चेंज, देखिए क्लाइमेट चेंज का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपके डिजास्टर्स के साथ, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो एक पहला इम्पैक्ट यही हो रहा है। अगर आप पिछले 30 बरस का जो डेटा उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा हमारा तो काम ही यही है। मैं अपनी किताब में ये सब कुछ लिखा हुआ है, अमेजोन के ऊपर पढ़ी है अगर आप पढ़ना चाहते हैं। मैं दोबारा आपको नाम देता हूँ, अ बिगर पर्सपेक्टिव, कन्वर्टिंग कोविड-19 एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, और दूसरी किताब है टेमिंग डिजास्टर्स, अ की टू इफेक्टिव डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। ये अमेजोन के ऊपर पढ़िए, आप गूगल में लिखेंगे मेरा नाम तो आपको मिल जाएगी। तो मैंने जो अपनी किताब है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है और इसका रेफरेंस भी दिया है। दो बातें हैं। पहली तो बात ये कि जी जो इस वक्त डेटा अवेलेबल है जो इंटरनेशनल इदारों का या अक़वाम मुत्तहिदा का, तो उससे पहली बात तो ये पता चलती है कि पिछले तमाम नौ इंसानी की तारीख में कभी इतने ज़्यादा डिज़ास्टर्स नहीं आए जितना पिछले 30 बरस के अंदर आए हैं, यानी पिछले 3 डेकेड्स में। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग है। और दूसरी बात आपको ये पता चलेगी कि ये जो लोग फोत हुए इन 30 बरस में, उनमें से 90% लोग गरीब और पसमानदा और जाहिल मुल्कों के अंदर रहने वाले थे, जो किस्सों कहानियों पर यकीन करते थे और जो कुछ अपनी आंखों से दिखाई देता था उस पर यकीन नहीं करते थे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप उन 90% में ना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद आपको चाहिए होगा कि आप इल्म अपना जो है उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें, और आप जो है उन चीज़ों के ऊपर यकीन करें जो आप अपनी आंखों से देखते हैं। और जो आपके यहाँ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के इदारे हैं उनके अंदर प्रोफेशनल्स को लाएं। भाई इस वक्त तो वो उनको अफसर चला रहे हैं, वो अफसर क्या, वो एग्रीकल्चर का महकमा जैसे चलाते हैं वैसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट का महकमा भी चलाते हैं, वैसे ही महकमा तालीम भी चलाते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा तो मसला यही है कि हर महकमा नीम हकीमों के पास है। अगर हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ तो करना होगा। तो ये बात मैं आपको अगले किसी ब्लॉग में बताऊंगा। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज।